हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के बारे में। और आप सब जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। यहाँ तक आप लोग के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है अभी तक जो भी कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, दो पार्ट होता है, एक लिटरेचर होता है और एक जनरल इंग्लिश जिसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में वही टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसके अलावा मैं कोई दूसरे टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसी टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वही आपको एग्ज़ाम में आएगा ही। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका इंग्लिश ग्रामर है सिलेबस में, जैसे आपका आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, टेंस हो गया, इसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, पंक्चुएशन हो गया, ईटीसी। आज की इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे टेंस, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस आता है तो टेंस के हेल्प से आप जो इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट है जिसको हम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, उसको भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम बात करते हैं टेंस, और टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या किए, लिख लिए टेंस, और टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। तो आज हम बात करेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के प्रकार के कितने पार्ट होते हैं, उन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी आप टेंस पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हमको टेंस नहीं पढ़ना चाहिए। टेंस के कुछ बेसिक होते हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो जब मैं आपको टेंस के प्रकार और उनके पार्ट के बारे में बात करेंगे, जब हिंदी से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से उन सभी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम पहले टेंस के बारे में बात ना करके हम पहले टेंस के जो बेसिक होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं उनकी बेसिक क्या होती है, मतलब टेंस के क्या बेसिक होते हैं, उनको लिख लेते हैं और उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम टेंस देखेंगे। पहले हम बात करेंगे एसओबी, उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे सेंटेंस। एसओबी और सेंटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसओबी नहीं पता रहेगा और आपको सेंटेंस नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हम बात करते हैं पहले एसओबी। एसओबी क्या होता है, चलिए एसओबी के बारे में जानते हैं। देखिए एसओबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एस से होता है सब्जेक्ट, इसके बाद ओ से होता है ऑब्जेक्ट, और आपका वी से होता है वर्ब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, तो आप सब जानते होंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा। इन दोनों की डिफिनेशन एक साथ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ए आपका यस क्या बताता है, सब्जेक्ट, और ओ क्या बताता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट जो कुछ भी बोलेगा, सब्जेक्ट जो कुछ भी बोलेगा, जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो मैं है, ये आपको जो मैं बता रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस का क्या है, प्रधान है। इट मीन्स पूरे सेंटेंस का मुखिया है। आप लोग मुखिया तो जानते ही होंगे, जैसे आपके गांव में प्रधान होते हैं। जब भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी आती है, जो सॉल्व करते हैं प्रधान। ऐसी दिक्कत हो जो प्रधान के थ्रू ही सॉल्व होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। जो आपका मैं है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, प्रधान है। प्रधान कैसे है, यही स्कूल भी जा रहा है, यही जो है जाने का भी काम कर रहा है। मतलब अगर ये नहीं रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये वाक्य आपका अधूरा रहेगा। सीधे सीधे इसका कहने का मतलब है सब्जेक्ट क्या करता है, जो स्वयं अपने बारे में बताता है। सब्जेक्ट क्या कहता है, जो स्वयं अपने बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको सब्जेक्ट की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहीं पर हम ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है,
जैसे मैंने बता दिया कि जो कुछ भी मैं बताऊंगा अपने बारे में वो सब्जेक्ट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे जो भी कुछ मैं बोल दूं वो सब्जेक्ट बता देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, तो इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है। अब देखिए वर्ब के बारे में हम जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस के अकॉर्डिंग। वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जिस शब्द से कोई काम करने या होने का पता चले, जिस शब्द से कोई काम करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो चलिए यही डिफिनेशन हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes action। क्लियर है, ये आपकी वर्ब की डिफिनेशन हो गई। क्या है डिफिनेशन, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब क्या है, एक शब्द है, विच डिनोट एक्शन, मतलब जो किसी काम का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे आपका अभी मैं पीछे एक सेंटेंस बताया था, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, जाना। तो ये आपको क्या बता रहा है, मैं जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा था। ये कोई एक्शन बता रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब देखिए जो आपको टेंस में मिलेगा, उसको समझना है। जब आप टेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 4 फॉर्म आना चाहिए। मैं वो चारों फॉर्म आपको बता रहा हूँ जो टेंस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्म नहीं बदलने आएगी या आपको फॉर्म नहीं पता रहेगा तो आप टेंस में जहाँ पर वर्ब यूज़ करना रहेगा तो आप अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। तो यहीं पर आप समझ लीजिए, जब आपको ट्रांसलेट करना होगा तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसके बाद आपका थर्ड फॉर्म, एक आपका होता है फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म के भी नाम से जानते हैं और आप सब इसको पढ़ चुके हो। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने लिखा गो, एक गो आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। अब देखिए गो का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, हमेशा रट लो। यहाँ पर एक फार्मूला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, हमेशा आपको फोर्थ फॉर्म मिलेगी। तो ये आपका वर्ब का देखिए फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कहाँ पर कैसे टेंस में यूज होगा। देखिए ये जो आपका गो है, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर आपको कहाँ मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहाँ पर आती है इसको समझिए। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाते हो, निगेटिव सेंटेंस बनाते हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, याद रहे जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है। अब हम बात करते हैं जो ये सेकंड फॉर्म है कहाँ यूज होगी। टेंस में जब आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए जब आप पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, याद रहे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ पर आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। कौन सी फॉर्म, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे बस, और किसी में यूज नहीं होगा सेकंड फॉर्म।
कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे आपका हो गया ओपन, ओपन का भी सेकंड फॉर्म होता है ओपेंड, और थर्ड फॉर्म भी ओपेंड होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो आपको मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में किस किस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चलिए यहीं पर हम समझ लेते हैं। पहला आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा आपको मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है। जहां पर अब आपको एक ही चीज समझना है, जहां पर टेंस में परफेक्ट की बात होगी, ओनली परफेक्ट, वहां पर आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। इसको देख लीजिए कहां पर हम यूज करते हैं। जब आपको मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आपका चौथा जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद आपको मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको हमेशा यहाँ पर लर्न कर लीजिए या अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी वहाँ पर हमेशा आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेंटेंस नहीं आएगा तो आप जब टेंस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके बाकी बच्चे फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए हम आगे देखते हैं सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे सेंटेंस। तो पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस का चार्ट बना लेते हैं। पहला आपको मिलेगा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा आपको मिलेगा इम्परेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद आपका चौथा सेंटेंस मिलेगा जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट आपका है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हमको क्या करना है, इन्हीं पांचों सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझना है कि ये पांचों सेंटेंस क्या होते हैं और किसे कहते हैं। वैसे आपको जनरली जब टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है और दूसरा सेंटेंस, बस यही दो सेंटेंस का आपका टेंस में ट्रांसलेट सबसे ज़्यादा मिलता है, या आप यूँ समझिए कि इन्हीं दोनों सेंटेंस का हमेशा ट्रांसलेट होता है। ठीक है, ये जो आपका है तीनों, ये आपको नहीं मिलेगा जब आप ट्रांसलेट करोगे सेंटेंस। मतलब टेंस में जब कोई भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने को मिलता है तो टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, याद रहे मैं केवल टेंस की बात कर रहा हूँ और किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको टेंस में मिलेगा तो आपको जनरली इन्हीं दोनों सेंटेंस का हमेशा हिंदी सेंटेंस मिलेगा जिसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस को हमेशा आप जान लीजिए 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा आपका ऑप्टेटिव और पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, आप सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
आप सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, या आप ऐसे बोलिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। आपको सेंटेंस की डिफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। पहले यहाँ पर ये समझ जाइए, तब आगे हम बता रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, तो हम यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता होता है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, असर्टिव नहीं बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। तो वहीं पर उनका क्या होता है, जो प्रकार होता है गलत हो जाता है। अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें हाँ या नहीं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस आर नो सेंस। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका निगेटिव। ठीक है, इसके बाद जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें यस का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको डिफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। The sentence which expresses yes sense, तो उसे हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेम ऐसे आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का बोध होता है या जिसमें नॉट का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आई वेंट टू स्कूल, पहला सेंटेंस। दूसरा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए हम क्या किए हैं, दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस जब आप पढ़ोगे, आई वेंट टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर देखिए, जब आपसे कोई प्रश्न करेगा क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप किसका जवाब दोगे, यहाँ पर यस का सेंस आएगा। इस सेंटेंस का सेंस मतलब इस सेंटेंस का अर्थ क्या आ रहा है, यस। और जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो इस सेंटेंस में क्या होगा, नो का बोध होगा या नॉट का बोध होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए नॉट आया है, तो ये आपका देखो दोनों सेंटेंस का क्या है, एग्जाम्पल है। अगर आपसे असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये दोनों बता दीजिए। अगर आपसे अफर्मेटिव से पूछा जाए तो अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया और निगेटिव का ए हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो इसको हम रब कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, यस यस या नो। दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो अब आपको समझना है यस या नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, WH क्वेश्चन किसे कहते हैं। पहले आप समझ लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको डिफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होती है, द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होता है। पहला पार्ट यस या नो, दूसरा WH। अब हमको समझना है यस या नो क्वेश्चन किसे कहते हैं। आपको एक लाइन में समझना है, यस या नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, जब कोई वाक्य एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जब कोई वाक्य एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद आपका WH क्वेश्चन क्या होता है, जब कोई वाक्य व्हाट, विच, हु, वेयर, ETC, या इसी को शॉर्ट में कहा जाए इंट्रोगेटिव वर्ड्स।
इंट्रोगेटिव वर्ड्स। जब कोई वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी क्या डिफिनेशन होती है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा, व्हाट इज योर नेम। ये आपका दो सेंटेंस है। अब देखिए ये सेंटेंस जो है किससे स्टार्ट हुआ है, इज से स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यस या नो। और ये देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो हम इसको क्या कहेंगे, WH क्वेश्चन। देखिए हम कैसे कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि क्या तुम स्कूल जाते हो, उसका जवाब आप किस में देंगे, यस या नो में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों की डिफिनेशन। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें आपको क्या मिलता है, सलाह दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। यदि इन सभी का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होती है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। डिफिनेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड ETC, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, दैट्स वेरी इजी। अगर हम इसकी बात करें हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, इच्छावाचक। आप सब जानते हो इच्छावाचक किसे कहते हैं, आपको नाम से क्लियर होगा। इच्छा मतलब जिस वाक्य में इच्छा की बोध होती है, सीधे सिंपल आप कह दो, जिस वाक्य में इच्छा की बोध होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आपको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी डिफिनेशन क्या है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर। इसका कहने का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा की बोध होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक आपका है लास्ट, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप सब इसको हमेशा यूज करते हो। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसको तो हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जब आप अपने मानसिक भावनाओं को रोक ना सको। ठीक है, विस्मयादि बोधक का कहने का मतलब है कि जब आप अपने अंदर के भावनाओं को, मतलब मानसिक भावनाओं को रोक ना सको, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, तो ये डिफिनेशन क्या है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ माइंड्स एज, जैसे सरप्राइज्ड हुआ, अप्लॉज हुआ, सारो हुआ, ETC। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में जैसे कहा जाए, मतलब ऐसे वाक्य जब ऐसे वाक्य मानसिक भावनाओं को आप ना रोक सको, जैसे हुआ आपका दुख हुआ, सारो हुआ, प्रशंसा हुआ, ये सभी आप रोक नहीं पाते हो। अगर आपको जैसा सेंटेंस मिले, अगर अभी वही एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे, बिना देखे वहाँ पर क्या होगा, ये सभी का बोध हो जाएगा, वहाँ पर आपको दुख का भाव होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि SOV क्या होती है और सेंटेंस क्या होता है। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।